Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science, Kendra Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my Social Science online class. Today, I will discuss on following points of French Revolution. First, outbreak of French Revolution, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत. Second, how did France become a social monarchy? Third, how did France become a republic state? चलिए शुरुआत करते हैं. इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट किया था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 1 के नाम से है. उस वीडियो में मैंने आपके साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा किया था, जैसे रेवोल्यूशन क्या है, लुइस 16 कौन था, हु वाज लुइस 16, कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इन कॉजेज़ में हमने सोशल कॉज पे डिस्कस किया था, फिर इकोनॉमिक कॉज पे डिस्कस किया था, पॉलिटिकल कॉज पे, रोल ऑफ मिडिल क्लास पे डिस्कस किया था. उसके बाद हमने रोल ऑफ फिलोसफर्स पे, किस प्रकार से फिलोसफर्स ने फ्रांस के लोगों को इंस्पायर किया रेवोल्यूशन करने के लिए. हाउ डिड फिलोसफर्स इंस्पायर फ्रेंच पीपल टू स्टार्ट टू बिगिन रेवोल्यूशन. चलिए हम आज के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. इसके पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पॉलिटिकल कॉज में कि जब लुइस 16 फ्रांस का राजा बना, when Louis XVI became emperor of France, he found empty treasury. उसने पाया कि फ्रांस का राजकोष बिल्कुल भी खाली है. लगातार युद्ध के कारण से राजमहल की शान शौकत और उसकी साज सज्जा को बनाए रखने के लिए फ्रांस का जो राजकोष था बिल्कुल भी खाली हो चुका था. अब फिर से फ्रांस के राजकोष को भरने के लिए फ्रांस के राजा के पास केवल एक ही उपाय था, उसके पास केवल एक ही ऑप्शन था, इंक्रीज इन टैक्सेस. बट लुइस 16 हैड नॉट पावर टू इंक्रीज टैक्सेस विदाउट गेटिंग द परमिशन ऑफ स्टेट जनरल. लुइस 16 के पास करों में वृद्धि के लिए इतनी शक्ति नहीं थी, उसे स्टेट जनरल से अनुमति लेनी पड़ती थी. अब स्टेट जनरल क्या था, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं. स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी, एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों ही स्टेट के प्रतिनिधि होते थे. स्टेट जनरल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑल थ्री स्टेट्स. स्टेट जनरल में तीनों ही स्टेट के, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट में क्लैरिजीज, सेकंड स्टेट में नोबेलिटीज और थर्ड स्टेट में कॉमनर्स. तीनों ही स्टेट अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को स्टेट जनरल में भेजते थे. ओनली एम्परर हैड पावर टू कॉल फॉर द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल. केवल सम्राट के पास ये शक्ति थी कि स्टेट जनरल की वो मीटिंग को बुलाए. इसके पहले जब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी वह समय था 1614. कहने का अर्थ है अब इतने सालों बाद फिर से फ्रांस में स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई करों में वृद्धि के लिए, नए करों को लगाने के लिए, टू पास द न्यू प्रपोजल्स ऑफ टैक्सेस. इस प्रकार से लुइस 16 ने 5 मई 1789 को, 5 मई 1789 को एक बार फिर से नए करों के प्रस्ताव के लिए, टू प्रपोज न्यू टैक्सेस, ही कॉल्ड फॉर मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल. उसने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई. इस प्रकार से स्टेट जनरल की मीटिंग आयोजित हुई. स्टेट जनरल में हर स्टेट अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजता था. यदि हम स्टेट जनरल में मेंबर्स की बात करें तो पहले दो स्टेट में 300 मेंबर्स थे. मतलब पहले स्टेट में 300 मेंबर्स, सेकेंड स्टेट में 300 मेंबर्स, लेकिन थर्ड स्टेट में जो मेंबर्स की संख्या थी होती 600. द फर्स्ट टू स्टेट्स सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच, while third state one has 600 members who were more prosperous and educated. थर्ड स्टेट से जो भी मेंबर्स हुआ करते थे वो समृद्धशाली थे और एजुकेटेड थे. मतलब गरीब लोगों को उसमें कोई स्थान नहीं दिया जाता था. किसानों, पीजेंट्स, वुमेन, आर्टिशंस,
इन सभी को स्टेट जनरल में एंट्री नहीं दी जाती थी. However, artisans, peasants, women were denied entry to assembly. Voting is state general has been conducted as according to past principle of each state one vote, but members of third state demanded for each member one vote philosophy. स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था. मतलब हर एक स्टेट से एक ही वोट हो सकता था. इसमें मेंबर्स को वोट करने का अधिकार नहीं था कि 300 मेंबर्स हैं तो 300 वोट्स होंगे, 600 मेंबर्स हैं तो 600 वोट्स होंगे. नहीं, हर एक स्टेट के लिए एक ही वोट था. मतलब फर्स्ट स्टेट एक वोट, सेकंड स्टेट एक वोट एंड थर्ड स्टेट एक वोट. ठीक, एक ही मतदान होता था. लेकिन इस बार जब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई तो थर्ड स्टेट के लोगों ने हर एक मेंबर के लिए वोट का अधिकार मांगा. मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड फॉर ईच मेंबर वन वोट फिलॉसफी. उन्होंने कहा कि हर एक स्टेट के लिए एक वोट नहीं होगा, बल्कि हर एक मेंबर, हर स्टेट का मेंबर वोट करेगा. लेकिन लुईस 16 ने इसको डिनाई कर दिया. लुईस 16 के रिजेक्शन का कारण था क्योंकि पहले दो स्टेट जिसमें क्लैरिजीज और नोबेलिटीज़ हुआ करते थे वो राजा के काफ़ी करीब हुआ करते थे. और ये दोनों ही स्टेट्स के कितने मेंबर्स थे? 300 ईच. मतलब पहले स्टेट में 300 मेंबर्स थे, दूसरे स्टेट में 300 मेंबर्स. और अकेले ही थर्ड स्टेट में कितने मेंबर्स थे? 600 मेंबर्स. तो पहले दो स्टेट के ये टोटल मेंबर्स कितने हुए? 600. और थर्ड स्टेट में अकेले ही 600 थे. इस प्रकार यदि हर एक मेंबर वोट करता तो पहले दो स्टेट के जो वोट्स थे वो राजा के फेवर में जाते. तो टोटल वोट कितने होते? 600. और थर्ड स्टेट अकेले ही 600 वोट के साथ के था, 600 वोट के साथ था. इस प्रकार वोटों की संख्या बराबर हो जाती और राजा का कोई भी प्रपोजल पारित न हो पाता, पास न हो पाता. इस कारण से लुईस 16 ने थर्ड स्टेट के लोगों के इस डिमांड को डिनाई कर दिया. When Louis XVI rejected the demand of third state, people of third state walked out of assembly in protest. After this, on 20th June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. They declared themselves a national assembly. जब लुईस 16 ने थर्ड स्टेट के डिमांड को डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मानने से इनकार कर दिया, तब थर्ड स्टेट के लोगों ने स्टेट जनरल को वॉकआउट किया. उससे वो बाहर निकल गए और 20 जून को वो वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया. कहने का अर्थ है उन्होंने अब स्टेट जनरल को मानने से इनकार कर दिया, लुईस 16 को अपना राजा मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया. They swore not to disperse till they had drafted a constitution for the France that would limit the powers of monarch. They were led by Mirabeau and Abbessier. उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने के लिए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक नेशनल असेंबली भंग नहीं की जाएगी, नेशनल असेंबली खत्म नहीं होगी. और थर्ड स्टेट के लोगों को किसने लीड किया? मिराबियो और एबेसिये ने किया था. ऑन 14 मई 1789, इस डेट को आपको याद रखना है, 14 जुलाई 1789, एंगर क्राउड ने फोर्ट ऑफ बेस्टिले पे, बेस्टिले का एक किला था जिसको क्रूरलिटी का एक सिंबल समझा जाता था, क्रूरता का एक प्रतीक था, उस पे धावा बोल दिया और धावा बोलकर उस किले पर अधिकार कर लिया और जो भी बंदी वहाँ पर थे उन बंदियों को छोड़ दिया गया और बेस्टिले के किले में जो भी हथियार थे उन हथियारों पर भीड़ ने अपना कब्जा जमा लिया. इस डेट को आपको याद रखना है, 14 जुलाई 1789 को.
फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी और एक गुस्साई भीड़ ने बेस्टिली के किले पर धावा बोला और उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। जैसे ही ये न्यूज़ हर जगह फैली तो लोगों ने हर जगह पे क्रांति करना शुरू कर दिया। अन्न भंडारों को लूट लिया गया, जो ग्रेनरीज थे दे वर लूटेड, जो भी टैक्सेस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स थे उनको बर्न कर दिया गया और बड़ी संख्या में क्लैरिजीज और नोबेलिटीज़ मारे गए। बहुत सारे तो भागकर दूसरे देशों में, पड़ोसी राज्यों में जाकर उन्होंने शरण ली। इस प्रकार से जब लुइस 16 ने देखा कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे फ्रांस में थर्ड स्टेट के लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है, तो लुइस 16 ने प्रजा की शक्ति का अनुमान करके, अपने फ्रांस के लोगों के पावर का अनुमान करके उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। शुरुआत में उसने नेशनल असेंबली को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद लुइस 16 ने नेशनल असेंबली को अपनी मान्यता दी और उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अब मानने का भी अपनी सहमति दे दिया था। उसने संविधान को भी मान लिया था। On night of 4 August 1789, Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. इस प्रकार से नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को एक कानून पास किया जिसमें सामंती प्रथा का अंत कर दिया गया। मतलब जो नोबेलिटीज़ थे, इस ट्रेडिशन को ख़त्म कर दिया गया और नोबेलिटीज़ के पास जो भी पावर्स थे, उनको जो भी प्रिविलेजेस दिए गए थे, जो भी उनको सुविधाएं दी गई थी। आपको मालूम होना चाहिए नोबेलिटीज़ को बर्थ के आधार पे, जन्म के आधार पर प्रिविलेजेस दी जाती थी, विशेषाधिकार उनको दिए जाते थे। इस प्रकार से जो भी उनको विशेषाधिकार उनको दिए गए थे, जो विशेष अधिकार थे, स्पेशल पावर्स थी, वो सभी छीन ली गई। पादरी वर्ग की विशेषाधिकार को भी खत्म कर दिया गया। मेंबर्स ऑफ क्लर्जीज टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। इस प्रकार से जो क्लर्जीज थे उनको जो भी पावर्स दी गई थी, उनको जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे, विशेषाधिकार दिए गए थे, विशेष अधिकार उनके पास थे, वो सभी छीन लिए गए। टाइड वर एबोलिश्ड एंड लैंड्स ऑन्ड बाय चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। टाइड को समाप्त कर दिया गया, जो कि एक प्रकार का टैक्स था जो क्लैरिजीज को दिया जाता था। इसको ख़त्म कर दिया गया और जो भी भूमि, जो भी संपत्ति चर्च के पास थी, उसको जब्त कर लिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांस में नेशनल असेंबली धीरे धीरे प्रभावशाली होता गया। फ्रांस बिकम अ सोशल मोनार्की। द नेशनल असेंबली completed the draft of constitution in 1791 with its main objective to limit the power of monarch. फिर से मैं आपको याद दिला दूं, इंडोर टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली ने क्या प्रण लिया था कि जब तक वो राजा की शक्ति को कम करने के लिए एक संविधान का निर्माण नहीं कर देते हैं, तब तक वो डिस्पर्स नहीं होंगे, तब तक नेशनल असेंबली भंग नहीं की जाएगी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए नेशनल असेंबली ने 1791 में इन 1791 उन्होंने एक संविधान तैयार किया जिसने राजा की शक्तियों को पूरी तरीके से कम कर दिया। कहने का अर्थ है राजा अब केवल एक प्रतीक के रूप में रह गया, एक सिंबॉलिक रह गया। द पावर्स वर सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। जो भी शक्तियां राजा के पास थीं, उन शक्तियों को राजा से ले लिया गया और वो शक्तियां, वो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए किसके बीच में? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। मतलब कहने का अर्थ है कि अब पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी। पावर्स वर नॉट कंसंट्रेटेड इन वन हैंड। नाउ पावर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड in legislature, executive and judiciary. The Constitution of 1791 gave the powers to make laws in National Assembly which was indirectly elected.
अब कानून बनाने की शक्ति किसके पास थी? नेशनल असेंबली के पास थी। नेशनल असेंबली ही कानून को बना सकती थी, कानून को लागू कर सकती थी। और नेशनल असेंबली का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था। अब नेशनल असेंबली का चुनाव कौन करता था? जब फ्रांस का संविधान बना तो फ्रांस के संविधान ने फ्रांस के लोगों को दो भागों में बांट दिया। Constitution of France divided French people into two parts: active citizens and passive citizens. Active citizens were given right to vote and passive citizens were not given right to vote. एक्टिव सिटीजन जिनको सक्रिय नागरिक कहा गया, उनको वोट का अधिकार दिया गया, मतदान का अधिकार दिया गया, जबकि जो पैसिव सिटीजन्स थे, निष्क्रिय नागरिक थे, उनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया। अब सक्रिय नागरिक कौन थे, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सक्रिय नागरिक वो लोग थे जो पुरुष थे और 25 साल के ऊपर थे। इस बात पे हमें ध्यान देना होगा। एक्टिव सिटीजन्स वर दोज ओनली मैन मीन्स वुमेन वर नॉट, महिलाएं नहीं, कि ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज एंड हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एट लीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज। एक्टिव सिटीजन्स उनको कहा गया जो पुरुष थे, 25 साल के ऊपर थे और 3 दिन की मजदूरी को, जो भी वो काम करते थे, 3 दिन की मजदूरी के बराबर वो यदि टैक्स पे कर सकते थे, 3 दिन का जो पैसा मिलता था उनको काम करने का, यदि वो टैक्स के रूप में वो दे सकते थे, तो उनको एक्टिव सिटीजन कहा गया। तो एक्टिव सिटीजन होने के लिए 3 कंडीशंस थी। पहला, पुरुष होना आवश्यक था, मेल मतलब मैन। सेकंड, अबव 25 ईयर्स एंड थर्ड, शुड बी एबल टू पे टैक्सेस इक्वल टू एट लीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज। और 3 दिन के बराबर जो मजदूरी थी वो टैक्स के रूप में वो पे कर सकते थे, तभी उनको एक्टिव सिटीजन्स कहा गया। नहीं तो जो बाकी बचे उनको पैसिव सिटीजन्स कहा गया, मतलब उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया। कहने का अर्थ है महिलाएं, जो वुमेन पुअर्स वर कॉल्ड पैसिव सिटीजन्स। जो गरीब थे, जो महिलाएं थी, उनको पैसिव सिटीजन कहा गया। Constitution began with the right of declaration of rights man and citizen, such as right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law. हालांकि फ्रांस के संविधान ने राइट टू वोट सभी को नहीं दिया, राइट टू वोट was not given to all, but there were several rights which were given to all people in France. बहुत सारे और भी अधिकार थे जो फ्रांस के सभी लोगों को दिए गए, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जैसे जीवन जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, राय रखने का अधिकार और कानून के समक्ष समानता का अधिकार। Louis XVI had signed the constitution but also he entered into secret negotiation with the king of Prussia. अब हम चर्चा करेंगे फ्रांस किस प्रकार से एक गणतंत्र राज्य बना, गणतंत्र किस प्रकार से बना। आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि लुई 16 ने नेशनल असेंबली को स्वीकार कर लिया था। ही एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशनल असेंबली एंड ही आल्सो एक्सेप्टेड द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट ही वॉज नॉट साइलेंट। वह चुप नहीं था। उसने दूसरे देशों के साथ एक गुप्त बातचीत करना आरंभ कर दिया था। वो ऐसे देश थे जो उसके मित्र थे, जैसे ऑस्ट्रिया, प्रशिया। यूरोप के दूसरे देश भी काफ़ी चिंतित थे। जो कुछ भी फ्रांस में हो रहा था उससे यूरोप के जो दूसरे किंग्स थे, मोनार्क्स थे, वो काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि उनको लग रहा था कहीं ऐसा ना हो फ्रांस के लोगों से प्रेरणा लेकर उनके राज्य के लोग भी क्रांति का आरंभ न कर दें, क्रांति की शुरुआत न कर दें। उनको भी क्रांति का भय हो रहा था। इसके लिए जरूरी था कि फ्रांस में जो भी हो रहा था उसको रोका जाए। इसके लिए उन्होंने लुई 16 को सहायता देने का भरोसा किया। लुई 16 ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया को
फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। लुई 16 इनवाइटेड ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया टू अटैक ऑन फ्रांस। इसके पीछे उसकी एक चाल थी। ये स्ट्रैटेजी क्या थी कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया मिलकर फ्रांस को हरा देंगे और एक बार फिर से लुई 16 वहाँ का राजा बन जाएगा और फिर से फ्रांस में मोनार्की रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही नेशनल असेंबली को यह बात मालूम चली, एज सून नेशनल असेंबली केम टू नो अबाउट इट, लुई 16 had entered into secret negotiation with the king of Prussia and Austria. National Assembly voted to declare war against Prussia and Austria. जैसे ही नेशनल असेंबली को मालूम चला कि लुई 16 प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर फ्रांस पर आक्रमण की योजना बना रहा है और फिर से एक बार राजा बनने का सपना देख रहा है, नेशनल असेंबली ने राष्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ युद्ध के लिए मतदान कराया और दोनों ही राज्यों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी गई। इस प्रकार से फ्रांस ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। The patriotic song Marseillaise, composed by poet Roger de Leslie, as sung for first time by volunteers as they march into Paris, which is national anthem of France. The revolution wars brought losses and difficulties to the people. The Constitution of 1791 gave political rights only to rich people of the society. कवि रोजर डी लेस्ले द्वारा रचित देशभक्ति गीत पहली बार फ्रांस के नवयुवकों के द्वारा गाया गया, जो कि पेरिस में मार्च कर रहे थे युद्ध के लिए, और यही बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान बन जाता है। कहने का अर्थ यह है कि फ्रांस के कवियों ने, जो फ्रांस के पोएट्स थे, उन्होंने फ्रांस के लोगों को इंस्पायर करने के लिए जो कविताएं लिखी, इन कविताओं को गाया गया, लोग इंस्पायर हुए और वो फ्रांस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुके थे। द रेवोल्यूशन वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड डिफिकल्टीज टू द पीपल। फ्रांस प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ चुका था। इस प्रकार से युद्ध ने फ्रांस के लोगों की समस्याओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। फ्रांस में खाने के दाम बहुत बढ़ चुके थे क्योंकि युद्ध में खर्चों की बढ़ोतरी हो चुकी थी। फ्रांस का राजकोष खाली हो चुका था, जिसके कारण से फ्रांस में खाने के दाम बहुत आसमान छू रहे थे। लोगों की दिक्कतें बढ़ रही थीं, लेकिन फिर भी फ्रांस के लोग फ्रांस के गौरव को बचाने के लिए, फ्रांस की स्वतंत्रता को बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जब फ्रांस ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, तो फ्रांस में कुछ क्लब्स का फॉर्मेशन होता है। ये क्लब्स क्या थे? आपको मालूम है कि 1791 में जब फ्रांस का संविधान बना था, तो फ्रांस के संविधान में राइट टू वोट केवल एक्टिव सिटीजन्स को दिया गया था। कहने का अर्थ है कि फ्रांस में महिलाओं और गरीबों को राइट टू वोट नहीं दिया गया था। जब फ्रांस की क्रांति हो रही, फ्रांस ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ युद्ध लड़ रहा था, तब फ्रांस में महिलाएं और जो दूसरे लोग थे, जो दूसरे पैसिव सिटीजन्स थे, वो अपने अधिकारों को लेकर चर्चा किया करते थे। वो इकट्ठा हुआ करते थे और इकट्ठे होकर अपने राजनीतिक अधिकारों के विषय में वो डिस्कस किया करते थे। इस प्रकार से इन्हीं को क्लब्स कहा जाने लगा। इन्हीं क्लब्स में एक महत्वपूर्ण क्लब था जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब का जो लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबियन क्लब के जो सदस्य थे, members of Jacobean club were from less prosperous section of society, which includes small shopkeepers, artisans, printers, servants, etc. जबकि जैकोबियन क्लब के जो मेंबर्स थे वो थर्ड स्टेट के लेस प्रॉस्पेरस लोग थे, पुअर्स थे, जिनको पैसिव सिटीजन्स कहा जाता था, जिनको राइट टू वोट नहीं दिया गया था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इन सभी लोगों को इनके राजनीतिक अधिकार दिलाने की बात करता था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर
talked about their political rights. And he planned to attack on Palace of Tuileries, where Louis XVI lived with his wife. वह इन्हीं लोगों के साथ पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज पर आक्रमण करने की योजना बनाता था, जहां पे लुइस 16 अपने पत्नी के साथ रहता था. द जैकोबियन प्लान एंड इंसरेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियन हु वर एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड. आपको मैंने पहले ही बताया कि जब फ्रांस ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ युद्ध लड़ रहा था, उस समय फ्रांस की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी. फ्रांस में खाने के दाम बढ़ रहे थे, फूड प्राइसेस स्केलिंग अप, लोगों की समस्याएं बढ़ चुकी थीं. और जो साहूकार थे वो लोगों को पैसे नहीं देते थे, जो लेबरर्स थे उनके वेजेस को नहीं बढ़ाया जा रहा था, जिसके कारण से लोग खाने को खरीद नहीं पा रहे थे. लोगों में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता जा रहा था. इस कारण से 10 अगस्त की सुबह मैक्सिम रोबेस्पियर ने ट्यूलेरीज के महल पर धावा बोला. राजा के जो गार्ड थे, जो राजा की सुरक्षा में थे, उनको मार दिया गया और राजा को बंधक बना लिया गया. एंड किंग वॉज कैप्ट इन होस्टेज. इस प्रकार से लुइस 16 अब बंदी बन चुका था. लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. Elections were held from now on. All men of 21 years and above, regardless of wealth, got right to vote. नेशनल असेंबली ने रॉयल फैमिली को बंदी बनाने के लिए वोट किया. लुइस 16 और उसकी वाइफ मैरी एंटोनेटो को बंदी बना लिया गया, जेल में डाल दिया गया. नेशनल असेंबली को फिर से बनाने के लिए, फिर से कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए फिर से इलेक्शंस करवाए गए. और इस बार जितने भी पुरुष थे जो कि 21 साल के ऊपर थे, ऑल मैन अबव 21 ईयर्स गॉट राइट टू वोट. जो भी पुरुष 21 साल से ऊपर थे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उनको मतदान का अधिकार दिया गया. एक बात का यहाँ ध्यान रखना होगा, एक बार फिर से महिलाओं को राइट टू वोट नहीं दिया गया. वुमेन वर नॉट गिवन राइट टू वोट. उनको मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, केवल पुरुषों को दिया गया. केवल इस बार 21 साल से ऊपर जो भी पुरुष थे, चाहे वो गरीब हों चाहे वो अमीर हों, whether they had wealth or not, got right to vote. In 21st September 1792, National Assembly abolished monarchy and declared France a republic. 21 सितंबर 1792 को फ्रांस से मोनार्की को खत्म कर दिया गया, राजा के शासन का अंत कर दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया गया. इस प्रकार से फ्रांस एक गणतंत्र राज्य बन चुका था. प्यारे बच्चों, इस सेक्शन में हमने देखा किस प्रकार से फ्रांस में क्रांति की शुरुआत होती है, किस प्रकार से फ्रांस एक गणतंत्र राज्य बनता है. आशा करता हूं कि आपको ये दोनों ही टॉपिक समझ में आए होंगे. यदि आपका कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं. धन्यवाद.